हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के इस सेशन में मेंस अ डे का जो आपका सेशन है, मैट जिसे हम यहाँ पर कहते हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी का एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं इसको। अच्छा, अब क्या है ये मैड इनिशिएटिव मेंस अ डे का? तो बेसिकली इसके आधार पर मंडे टू थर्सडे 4 दिन हो गए, 4 ही आपके जीएस के सब्जेक्ट्स हैं। तो हर एक जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, जैसे आज का दिन आपका जीएस 3 का है, तो इकोनॉमी का क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस करें, तो इसी तरीके से अंटिल मेंस आपके हर इन 4 दिनों में एक ना एक क्वेश्चन आपका यहां पर डिस्कस किया जाएगा, ताकि ओवरऑल आपको आइडिया लग सके कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को वहां पर टैकल करना है। चलिए अब डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन, देखते हैं क्या क्वेश्चन की डिमांड है, जिसके हिसाब से हमें आंसर यहां पर लिखना है। तो कह रहे हैं कि वाइल कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, अब ध्यान रखना पहले ही इंपॉर्टेंट यहां पर कीवर्ड मिल गया कि while controlling inflation, RBI has to walk a tightrope to balance growth inflation dynamics। डिस्कस कीजिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो मतलब वर्ड्स को तो बहुत जुडिशियली यहां पर यूज करना है। ठीक है जी, डिस्कस करने का मतलब यहां पर क्या होगा कि थोड़ा सा हर एक पहलू को यहां पर टच करना जरूरी है, हर एक चीज के बारे में बात करनी यहां पर जरूरी है। चलिए, तो जब भी हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखने जाते हैं, तो सबसे पहली जो एक दिमाग में बात आती है वो क्या आती है कि यार इसका स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। कंटेंट तो हमने पढ़ ही रखा है, यहां पर लंबे समय से यहां पर तैयारी कर रहे हैं, तो कंटेंट तो डाल लेंगे, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करेगा। बट स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि भैया कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि क्वेश्चन की डिमांड को यहां पर हाईलाइट कर रहे हैं। सबसे पहला क्या था? कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, कि डायरेक्टली यहां पर इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की बात की गई है, तो आपको एड्रेस तो करना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल की जाती है, कैसे की जाती है, वो आपको यहां पर बताना पड़ेगा। ठीक है जी। फिर कह रहे हैं कि आरबीआई हैज टू वॉक अ टाइट रोप टू बैलेंस ग्रोथ एज वेल एज इन्फ्लेशन डायनामिक्स, कि दोनों के ऊपर काम करना यहां पर जरूरी है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी यहां पर जरूरी है। अगेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड, क्यों करना जरूरी है वो आप थोड़ा बहुत यहां पर समझाएंगे। अच्छा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते वक्त किस प्रकार से इंपैक्ट पड़ता है ग्रोथ के ऊपर, आप उसको भी यहां पर समझाएंगे। और कंक्लूजन में फिर आप क्या बोलेंगे कि भैया आरबीआई यहां पर यही कोशिश कर रहा है और यही कोशिश रहनी भी चाहिए, ताकि दोनों डायनामिक्स यहां पर बरकरार रहें। ये जो पूरा आपकी सेंटेंस है, आरबीआई हैज टू वॉक अ टाइट रोप, इसका मतलब यहां पर क्या हुआ? अगर आप किसी मेले वेले में गए हैं, किसी सर्कस वगैरह में गए हैं, तो इस प्रकार के 2 पोज लगे होते हैं ना, बीच में एक रोप लगी होती है, कोई एक बहुत ही कर्तव्य वाले भाई साहब या बहन जी वहां पर एक बांस का डंडा पकड़ा होता है उन्होंने, ठीक है जी, और उस हिसाब से इस रोप के ऊपर चलते हैं, तो वो बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं ना अपने दोनों साइड का, तभी तो उस रोप के ऊपर वो चल पाते हैं। ठीक है, आपको वो शो वहां पर दिखा पाते हैं। तो वैसे कहा गया कि आरबीआई को भी ऐसी रोप के ऊपर वहां पर चलना पड़ रहा है, जहां पर उसे इन्फ्लेशन और ग्रोथ को मेंटेन करके चलना है। ठीक है जी। चलिए आइए अब देखते हैं कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर किस तरीके से तैयार होगा, वही कीवर्ड्स के हिसाब से। इंट्रोडक्शन में डायरेक्टली बात की गई किसके बारे में कि इन्फ्लेशन लेवल कितना आरबीआई को यहां पर मेंटेन करना है। ठीक है जी, उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। क्या करंट सिनेरियो चला, आप उसको भी थोड़ा बहुत हाईलाइट करेंगे। सेकंड बात आती है यहां पर बॉडी की, उसमें क्या कहा जा रहा है कि क्यों इंपेरेटिव है, क्यों इंपॉर्टेंट है यहां पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, उसको आप हाईलाइट करेंगे। और इस प्रकार से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जब आपका रेपो रेट बढ़ाया जा रहा है, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर, आप उसको भी यहां पर एड्रेस करेंगे। चलिए सही बात है, बट इन दी एंड जो कि क्वेश्चन की डायरेक्टली डिमांड भी है कि आपको कुछ सजेशंस यहां पर देने पड़ेंगे कि कैसे बैलेंस किया जा सकता है ग्रोथ और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के जो यहां पर स्टेप्स लिए जा रहे हैं। चलिए, तो ये बेसिक्स आपका स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन की डिमांड को यहां पर पूरा कर देगा। तो आइए देखते हैं आंसर किस प्रकार से है। तो वहीं से शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से कि सेंटर ने अंडर द सेक्शन 47ZA ऑफ द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, अगर ये चीज याद नहीं रहती तो भैया ये तो बिल्कुल यहां पर याद रहना चाहिए, हैज फिक्स्ड कि सीपीआई का जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो 4% रहना चाहिए विद बैंडविड्थ ऑफ 2%, अर्थात 4 ± 2% की यहां पर बैंडविड्थ रखी गई है कि 2 से 6% के बीच में आपकी इन्फ्लेशन यहां पर रहनी चाहिए। ओके, तो इसमें यहां पर आपने ये चीज तो एड्रेस कर ली कि अच्छा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। अब इसमें आप हाईलाइट करेंगे कि रिसेंटली क्यों हुई, कि जो सप्लाई चेन डिसरप्शंस हमने कोविड की वजह से देखी, फिर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से देखी, बढ़ते हुए क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमने यहां पर देखे, अकोमोडेटिव स्टांस जो कि आरबीआई ने यहां पर फॉलो किया था ड्यूरिंग पेंडेमिक, ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ हो सके, क्रेडिट ग्रोथ हम यहां पर बढ़ा सके, तो उसके लिए रेपो रेट यहां पर कम रखा गया था। उसके चलते ये सारे सिनेरियोस की वजह से अब क्या होगा कि आपकी इन्फ्लेशन यहां पर आ चुकी है इन द रिसेंट टाइम्स, जो कि इस लिमिट को यहां पर क्रॉस कर चुकी है। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आरबीआई ने यहां पर क्या किया, रेपो रेट को बढ़ा दिया है अप टू 6.5% 2023 में। अब रिसेंटली कुछ दिनों में एक और यहां पर एमपीसी की मीटिंग यहां होने वाली है, अब देखते हैं उस पर क्या निर्णय यहां पर लिया जाता है। हालांकि जो लास्ट मीटिंग थी उसमें 6.5% से 6.5% ही रखा गया, कोई बढ़ाया नहीं गया, वही ना वो डायनेमिक यहां पर मेंटेन करने की बात हो रही है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली थोड़ा शॉर्ट में कि ये सारा सिनेरियो है क्या चीजें, रेपो रेट वगैरह क्या चीजें हैं। तो देखिए रेपो रेट, आई होप सभी को इस चीज के बारे में बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी। इसके आधार पर आरबीआई क्या करता है,
बैंक्स को यहां पर लोन देता है, ठीक है जी। मतलब बैंक्स यहां पर इस रेपो रेट के हिसाब से अपने इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, बैंक्स की ये कॉस्ट ऑफ बोरिंग है। तो बैंक्स आगे जाके अगर जनता को यहां पर लोन देगी तो डेफिनेटली अगर रेपो रेट बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा तो बैंक्स भी अपना जो इंटरेस्ट रेट जनता को चार्ज कर रहे हैं वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो जनता के लिए यहां पर जो उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो यहां पर क्या होगी, वो भी यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है जी, जिसकी वजह से अपनी थोड़ा सा खर्चे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इन्फ्लेशन बढ़ रही है अगर, हालांकि बहुत बेसिक चीजें क्विकली मैं सिर्फ यहां पर रिवाइज ही करवा रहा हूं। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है किसी भी इकोनॉमी में, मतलब यहां पर प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन बढ़ने के दो कारण हो सकते हैं। पहला क्या है कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, डिमांड सप्लाई का खेल है ना पूरा, कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है जिसकी वजह से प्राइसेस वहां पर बढ़ते जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि सडनली वहां पर सप्लाई ड्रॉप कर गई, कि सप्लाई चेन में कोई डिसरप्शन आ गई जिसकी वजह से डिमांड चाहे उतनी थी बट प्राइसेस यहां पर बढ़ते गए, ठीक है। तो दो सिनेरियोज यहां पर हो सकते हैं। तो सप्लाई चेन में अगर ड्रॉप आ रहा है तो उसमें तो आरबीआई कुछ नहीं कर सकता, बट हाँ अगर डिमांड यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, जो कि बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्टांस, जिस प्रकार से आरबीआई ने यहां पर पैसा फ्लो किया था इकोनॉमी में, सरप्लस लिक्विडिटी यहां पर क्रिएट होगी थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली यहां पर आरबीआई फिर रेपो रेट बढ़ा सकता है, जो कि इन टर्न क्या करेगा, कॉस्ट ऑफ बोरिंग आम जनता के लिए, कंज्यूमर्स के लिए यहां पर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो उनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ईएमआई पेमेंट्स होंगी वो भी यहां पर बढ़ जाएगी। या फिर अगर उन्हें यहां पर फ्रेश लोन्स लेने होंगे किसी प्रकार का नया खर्चा करने के लिए, अब नया खर्चा करेंगे तो नई डिमांड क्रिएट करेंगे ना, तो वो उस नए खर्चे के लिए भी उनको अपनी जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है, जो उनको एग्जिस्टिंग सिनेरियोज के हिसाब से, करंट रेपो रेट के हिसाब से जो लोन पेमेंट वहां पर या इंटरेस्ट पेमेंट जो वहां पर करनी पड़ेगी वो भी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो शायद वो थोड़ा उस खर्चे को अवॉइड करें ताकि हम उस डिमांड को वहां पर कंट्रोल कर सकें। तो ये है पूरा आपका सिनेरियो यहां पर, ठीक है। चलिए आइए अब समझते हैं यहां पर क्या क्या बातें रखी गई हैं। कि पहली बात, वाई इट इज इंपेरेटिव टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट क्यों है। पहला कारण क्या है कि जब बढ़ती हुई इन्फ्लेशन हमने करंटली विटनेस की, उसकी वजह से यहां पर क्या हुआ, डेफिनेटली उस प्रकार का हमने डिप देखने को मिला फॉरेक्स में। क्यों, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन थी भैया, हमें अपने इंपोर्ट्स की पेमेंट करने के लिए डॉलर्स का यहां पर यूज करना पड़ा, हमारा रुपये यहां पर डिप्रिशिएट कर गया, वैल्यूएशन लॉस हमें यहां पर हुआ। तो इन्फ्लेशन आपका डिप्लीट कर देता है फॉरेक्स रिजर्व्स को, ठीक है जी। एंड बिकॉज वी आर सेंडिंग आउट मोर डॉलर्स क्रूड ऑयल के ऊपर, डेफिनेटली जिसकी वजह से हमारी जो एबिलिटी है कि बाकी जो हमारे गुड्स हैं जिन्हें हमें यहां पर इंपोर्ट करना है, वो जो एबिलिटी वो हमारी कम हो जाती है, ठीक है जी। तो फॉरेस्ट रिजर्व्स को हमें मेंटेन करने के लिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करना जरूरी है ताकि हम उस तरीके से कोशिश कर सके कि ये जो नॉन एसेंशियल गुड्स हैं इनका कम से कम इंपोर्ट यहां पर हो। कम से कम इनका अगर इंपोर्ट रहेगा उतना ही कम इंपोर्ट बिल रहेगा, उतना ही कम करंट अकाउंट डेफिसिट रहेगा और उतना ही कम हमें अपना फॉरेक्स यहां पर यूज करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उतना ही कम उसका रुपी डेप्रिसिएशन के ऊपर भी असर देखने को मिलेगा। वही सेकंड पॉइंट यहां पर आता है कि रुपी स्टेबल रखना बहुत जरूरी है, कि जब भी रेट हाइक किया जाता है तो डेफिनेटली जो आपकी इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस हैं उसको कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं रुपये की वैल्यू भी इंप्रूव होनी शुरू होती है। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द बढ़ती हुई इन्फ्लेशन की वजह से अगर इकोनॉमी में कोई अनस्टेबिलिटी आ रही है तो कैपिटल आउटफ्लोज, ये जो भाई हमारे फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं सबसे पहले भागते हैं, जिन्हें हम कैपिटल फ्लाइट भी यहां पर कहते हैं, ठीक है जी। ये ले जाते हैं अपना, जैसे हमने देखा यूएस की जो मार्केट थी वहां पर पैसा ले गए। कारणवश क्या था कि फेडरल रिजर्व भी वहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा था, इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था, बट फेडरल रिजर्व जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है तो डेफिनेटली वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वहां पर प्रोवाइड करता है इन सभी इन्वेस्टर्स को कि वहां जाके पैसा लगाए, अच्छी रिटर्न्स वहां पर देखने को मिलेगी। इसीलिए तो डेवलप्ड इकोनॉमीज में पैसा कम क्यों लगाया जाता है, जितने भी आपके बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज में पैसा इतना कम क्यों लगाते हैं, क्योंकि भैया वहां पर इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है, ठीक है जी। बढ़िया वहां से उधार लो, 2% पे वहां से उधार लो, इंडिया में आके अगर वो 6% पे इन्वेस्ट कर ले रहे हैं तो बढ़िया 4% का यहां पर पैसा कमा लिया। बट अगर वहां पर भी 4% के अराउंड यहां पर बात आ रही है, वो भी अपना इंटरेस्ट रेट यहां पर इस प्रकार से बढ़ा रहे हैं, तो जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है वो तो कम हो गया, तो उनके लिए तो यही बेटर है कि भैया यहीं जाके पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि ऑल टुगेदर अलग आपका टॉपिक है, ज्यादा हम ऑफ द टॉपिक यहां पर नहीं जाते हैं। अच्छा, कैपिटल आउटफ्लोज यहां पर हो रहे हैं, ठीक है जी। अब उसको कंट्रोल करने के लिए हमें यहां पर अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, अपना रेपो रेट यहां पर बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो जो पैसा बाहर जा रहा है हम उसको यहां पर कंट्रोल कर सकें, वो पैसा वापस आ सके और हमारा रुपी भी यहां पर स्टेबल हो सके। तो ओवरऑल जो आपका स्टेबल रुपी है वो भी आपकी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के ऊपर चेक लगा सकता है। स्टेबल रुपी का मतलब जो इजीली वहां पर डेप्रिशिएट ना करे, कि उसकी काफी ज्यादा स्टेबल रुपी की मतलब यहां पर क्या हुई कि उसकी डिमांड ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में काफी ज्यादा है, ठीक है जी, करंटली से ज्यादा ही है, तो इसलिए वो स्टेबल वहां पर जैसे डॉलर आपका स्टेबल वहां पर माना जाता है। चलिए फिर बात आती है सेविंग्स की,
कि रेपो रेट बढ़ाने की वजह से एक तो आपका इंटरेस्ट रेट वहां पर बढ़ गया उधारों के ऊपर, अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं उनका भी रेट यहां पर बढ़ता, सेविंग्स रेट जिन्हें हम कहते हैं, वो भी यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो इंक्रीज अगर रेपो रेट में वहां पर आएगा, इट इज गुड न्यूज। क्यों? क्योंकि जो आपके सेविंग करने वाले लोग हैं, ठीक है जी, बढ़ती हुई इन्फ्लेशन की वजह से, मान लीजिए 4% की उन्होंने वहां पर किसी अपने एफडी में सेविंग्स कर रखी है, ठीक है, 4% के हिसाब से इन्फ्लेशन चल रही है वहां पर 6%, तो उनका तो यहां पर नुकसान ही हो रहा है 2% का, कोई फायदा तो हुआ नहीं, जो रियल रिटर्न्स थी वो तो नेगेटिव हो गई यहां पर। बट अगर इन्फ्लेशन चल रही है यहां पर 7% की, ठीक है जी, और एफडी पे मिल रहा है 8% का इंटरेस्ट, क्यों? क्योंकि वहां पर रेपो रेट बढ़ाया गया है, तो उसकी वजह से यहां पर क्या देखने को मिलेगा, उसकी वजह से पॉजिटिव हमें इंटरेस्ट रेट्स, रियल इंटरेस्ट रेट्स देखने को यहां पर मिलेंगे, या पॉजिटिव रिटर्न्स यहां पर देखने को मिलेंगे, रियल रिटर्न्स, ठीक है जी। तो सेविंग्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट परचेजिंग पावर, कि इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं डेफिनेटली परचेजिंग पावर को तो कम कर ही देता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, तो उसको भी हमें यहां पर थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, इसीलिए यहां पर आरबीआई द्वारा ये स्टेप्स यहां पर लिए जाते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है आरबीआई के लिए कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे बिकॉज ऑफ दीज पॉइंट्स जिन्हें आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो पॉइंट्स यहां पर यूज किए जा रहे हैं, मतलब जो यहां पर स्टेप आरबीआई द्वारा क्या लिया जा रहा है, सिंपली रेपो रेट बढ़ाने का ही, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कि डेफिनेटली अगर सक्सेसिव रेट, रेपो रेट आपका बढ़ाया जा रहा है, ठीक है जी, और बहुत ही ब्रीफ पीरियड में यहां पर बढ़ाया जा रहा है, तो उसकी वजह से यहां पर क्या देखने को मिलेगा कि अनप्लान्ड नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ। इवन दो ये जो मेजर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इन्फ्लेशन के लिए। किस तरीके से? कि पहली बात, परचेजिंग पावर यहां पर कम हो जाएगी, कि ड्यू टू द राइज इन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रेपो रेट, जो लोग हैं मे परचेज इंक्रीजिंगली फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज, अब कम से कम खरीदेंगे ना, डिमांड यहां पर कम हो जाएगी। भैया डिमांड अगर यहां पर कम हो जाएगी, ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड के ऊपर अगर यहां पर असर देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली वो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर यहां पर इंपैक्ट क्रिएट करेगा। चलिए अच्छी बात है। अच्छा, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या हुआ है कि बोरोइंग्स जो है एक्सपेंसिव होगी, जो हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हम उधार ले रहे हैं जाने बैंक के पास जाके, वो यहां पर भारी हो गया, ठीक है जी, हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इसकी वजह से अगर कोई भी यहां पर एक प्लान यहां पर बनाया हो किसी कॉर्पोरेट कंपनी ने कि हम इस प्रकार से एक्सपेंशन करेंगे या कहीं नई इन्वेस्टमेंट्स यहां पर करेंगे, तो इन दोनों चीजों के ऊपर यहां इंपैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आपकी बोरोइंग्स हैं वो यहां पर एक्सपेंसिव हो चुकी हैं, कि नई सप्लाई चेन के नए इनिशिएटिव्स लेने थोड़े से महंगे पड़ जाएंगे, ठीक है, तो वो कंपनी सारी फिर अवॉइड करेंगे इनिशिएटिव्स को यहां पर लेना। अच्छा, अब इन सभी चीजों का असर सबसे ज्यादा देखने को किसको मिलता है कि भैया जो अमीर आदमी है, जिसने अपना पैसा वैसा सेव करके रखा है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना चला सकता है आराम से। बट जो गरीब आदमी जिसको लोन्स की यहां पर जरूरत पड़ती है, ठीक है, उनके लिए जब ये बोरिंग, जो आपकी जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है जब बढ़ती हुई देखने को मिलेगी और लिमिटेड लिक्विडिटी वहां पर देखने को मिलेगी, तो इतना इजीली वो अपना उधार नहीं ले पाएंगे, और सबसे ज्यादा इंपैक्ट इन्हीं को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं ना कहीं जो आपका गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो भी यहां पर रिड्यूस हो जाता है, कारणवश बोरोइंग कॉस्ट यहां पर बढ़ चुकी है, ठीक है, जो आपकी सर्विसेज है वो आपकी कम हो जाएंगी, जितनी भी कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट्स, इन सभी के ऊपर जो काम है थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट के पास अब बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन यहां पर बचेगी ना, जहां पर वो पैसा खर्च कर सकती है, ठीक है। तो उनको अब इतनी सारी जगहें हैं, इकोनॉमी को भी रिवाइव करना है, बाकी चीजों के ऊपर कुशंस भी यहां पे प्रोवाइड करने हैं बढ़ती हुई इन्फ्लेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं उनका जो बढ़ता हुआ एक्सपेंडिचर है वो इतना नहीं कर पाएंगे और वो कम हो जाएगा, मतलब कम पड़ेगा, वहां पर देखने के लिए बहुत कम पड़ेगा, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका रेपो रेट का इंक्रीज है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपकी होम लोन हो गया, कार लोन हो गए, इनकी जो ईएमआईज रहती हैं वो भी आपको महंगी पड़ती हुई देखने को मिलती है, जिसकी वजह से लोग फिर अवॉइड भी करते हैं इस तरीके के नए परचेजेस करने के लिए, जो कि इन टर्न एग्रीगेट डिमांड को यहां पर कंट्रोल कर देते हैं या फिर उसे कम कर देते हैं। चलिए, ये तो बात आ गई कि भैया किस तरीके से आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये स्टेप्स यहां पर ले रहे हैं, ठीक है जी, वो आपने पॉइंट्स यहां पर मेंशन कर दिए। अच्छा, उनका क्या असर देखने को मिलेगा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, उसके आपने थोड़े बहुत पॉइंट्स यहां पर मेंशन कर दिए। अब आता है मेजर पार्ट कंक्लूजन का, जहां पर आप ये मेंशन करेंगे कि भैया ये सभी चीजें करना जरूरी क्यों है और क्यों यहां पर बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। इसी वजह से तो 6.5% का जो रेपो रेट बढ़ाया गया था उसको स्टेबल रख दिया गया, उसको बढ़ाया नहीं गया लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में। उसको बढ़ा सकते थे अगर उनको लगता है आरबीआई को कि नहीं हमारे को और ज्यादा, क्योंकि आरबीआई ने उससे पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में क्या कहा था कि भैया हॉकी स्टैंस हम यहां पर फॉलो कर रहे हैं, अर्थात हमारी बाज की निगाहें सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के ऊपर यहां पर काम करेंगी, ठीक है जी। बट आरबीआई ने क्या देखा कि ग्रोथ भी हैम्पर हो सकती है, तो हम इस चीज को थोड़ा मेंटेन करके रखते हैं। 6.5% ही था तो 6.5% ही यहां पर रखते हैं।
तो वही चीज कहेगी कि गिवन द राइज इन द इन्फ्लेशन इज लार्जली एट्रीब्यूटेड टू द सप्लाई साइड डिसरप्शन, कि सप्लाई साइड की डिसरप्शन की वजह से ज्यादा यहां पर हमें इन्फ्लेशन देखने को मिली है, जिसके चलते आपका जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो यहां पर बढ़े हैं, या जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट वो यहां पर देखने को मिला है। तो वी आर सीइंग बोथ आरबीआई एज वेल एज द गवर्नमेंट कि वो यहां पर कोशिश कर रही है इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। आरबीआई यहां पर क्या मेजर्स ले रहा है, कोशिश कर रहा है कि जो सरप्लस लिक्विडिटी सिस्टम में है उसको यहां पर बाहर निकाल सके। गवर्नमेंट यहां पर कोशिश कर रही है इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या, कि जो उनके द्वारा यहां पर टैक्सेस इंपोज किए जाते हैं, या जो आपकी इंपोर्ट ड्यूटीज यहां पर इंपोज की जाती हैं उसको यहां पर कम कर सके, या जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनका एक्सपोर्ट यहां पर रेस्ट्रिक्ट कर सके, ताकि उनकी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो अवेलेबल रहे, उनके प्राइसेस में यहां पर राइज देखने को ना मिले। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट यहां पर क्या कर सकता है, गवर्नमेंट यहां पर पुश कर रहा है कैपेक्स के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर पुश करेगा, नए प्रोजेक्ट्स यहां पर स्टार्ट होंगे, नए एम्प्लॉयमेंट यहां पर मिलेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, तो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड यहां पर क्रिएट कर पाएंगे। पेड विद द राइजिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड डी-लेवरेज कॉर्पोरेट्स आर लाइकली टू एड पिकअप इन द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ऑल्सो, कि उस तरीके से हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी भी यहां पर बढ़ेगी। क्यों, सरकार को लगेगा कि सरकार यहां पर खर्चा कर रही है, प्राइवेट पार्टी को लगेगा कि यार चलो सरकार खर्चा करी तो हम भी यहां पर खर्चा करते हैं, हमारा भी यहां पर फायदा मिलेगा, और इसी के चलते हम इन्फ्लेशन और ग्रोथ को यहां पर बैलेंस भी कर पाएंगे। ठीक है जी। तो ये पूरी कहानी थी इस पर्टिकुलर आंसर की, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, जो कि मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करना चाह रहा था। आई होप सभी चीजें यहां पर क्लियर होगी हो। बेसिक से पॉइंट्स हैं, प्लीज इन्हें अपने नोट्स में कंपाइल कर लेना। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसे पॉइंट्स आप वहां पर यूज कर सकें। ठीक है जी। तो उसी प्रकार से मेंस से रिलेटेड हमारे द्वारा स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप एसपीजी ग्रुप यहां पर रखा गया, जिसमें आपका मेंस क्रैश कोर्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। सभी डिटेल्स आपके सामने यहां पर अवेलेबल है। डेली क्रैश कोर्स में आपके मिनिमम टू मिनिमम 5 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, हर एक थीम से डिस्कस किए जाएंगे, ताकि ओवरऑल आपकी कंप्लीशन हो सके। तो इस प्रकार से आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे द्वारा एक अलग से आंसर राइटिंग एक कोर्स भी यहां पर शुरू किया जा रहा है, अर्थात उसके मतलब वही लाइव सेशंस वहां पर कंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें हम साथ के साथ बैठे बैठे ही वहां पर आंसर्स लिखेंगे। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स भाई बंधु रहेंगे आंसर्स लिखेंगे, और हम उन्हें डायरेक्टली जाके वहां पर इवेल्युएट करेंगे, और लाइव उसी टाइम पे आपको फीडबैक मिल जाएगा कि कैसे आप इस क्वेश्चन को और बेहतर यहां पर बना सकते थे। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव यहां पर स्लीपी क्लासेस द्वारा यहां पर लिया गया है। उसके अलावा यदि आपको लगता है कि नहीं यार मैंने ऑलरेडी बहुत बार पेपर दे चुका हूं, पर मेरा GS1 या GS2 या GS3 या GS4 इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में स्कोर कम रहता है, मुझे इसके ऊपर ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है, तो वो इंडिविजुअल कोर्सेज भी यहां पर अवेल करवाए गए हैं आपको, जिन्हें आप अवेल कर सकते हैं। तो आई होप सभी चीजें यहां पर समझ में आ गई हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।